हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प आईएएस एकेडमी। मैं हूं हिमांशु दुबे और आज से हम इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज में भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज, पॉइंट टू पॉइंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए भारतीय अर्थव्यवस्था की शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि हमें इस पूरी सीरीज के दौरान किन किन टॉपिक्स को देखना है और कैसे कैसे इसको कवर करना है। तो दोस्तों, हमारा अप्रोच ऐसा रहेगा कि हम थ्योरी को पढ़ने के साथ 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपने जो भी पढ़ा उसको कितने अच्छे से आप सीख पाए वो हम अपने आप को जांच सकें। राइट, तो ये हमारा पूरा सिलेबस है और इस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और फिर अगली वीडियो से अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। राइट, तो हमें देखना है, हमारा पहला टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, क्या ये दोनों वर्ड सिमिलर हैं या समान है? तो हम देखेंगे कि ये दोनों वर्ड अलग अलग है। एक जहां पे बात करता है सिद्धांतों के संग्रह की, जहां पे संसाधनों के प्रबंधन के सैद्धांतिक अध्ययन की बात करता है, और दूसरा वर्ड जो हमारा है अर्थव्यवस्था, ये बात करता है कि संसाधन के प्रबंधनों का हमें व्यवहारिक अध्ययन करना है, उसको हम बोलेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है और इस पहले टॉपिक में हमें इन दोनों बातों को समझना है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, और अर्थशास्त्र एक कंप्लीट शब्द है और अर्थव्यवस्था एक इनकम्प्लीट वर्ड है। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं और आर्थिक गतिविधियों के बाद देखेंगे कि अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का या सेवा का उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने के लिए कुछ कारकों की जरूरत होती है, कुछ फैक्टर की जरूरत होती है। तो वो फैक्टर कौन से हैं? तो उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? ठीक, तो उत्पादन के कारकों को समझना है, और उत्पादन के कारक के बाद इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में बांट सकते हैं। और भी अलग अलग आधारों पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें समझना है कि अर्थशास्त्र की ब्रांचेस कितनी है, तो इनकी शाखाओं को देखना है, और शाखाओं के बाद इसमें यह समझना है कि वो शाखाएं कौन सी हैं, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? इन दोनों में से कौन सी इकोनॉमिक्स रिलेवेंट है या ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें एक व्यक्तिगत रूप से एक उपभोक्ता के व्यवहार को समझना है, छोटे स्तर पर समझना है। एक फर्म के व्यवहार को समझना है कि फर्म का व्यवहार क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। मार्केट कितने टाइप के होते हैं, वस्तुओं के प्रकार को समझना है। तो वो सारी चीजें हम समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, या जिसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरी हमारी जो शाखा है अर्थशास्त्र की, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम समझेंगे हमारे देश में जो ज्यादा टॉपिक हैं, जो बड़े स्तर पर हैं, जिसमें हमें देखना है अपना नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, महंगाई क्या होती है, हमारे समूचे देश की पर कैपिटा इनकम क्या है, बजट क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, बैंकिंग संस्थाएं क्या हैं, आरबीआई और आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या होती है, गरीबी और बेरोजगारी को समझना है, और हमारे देश के वैदेशिक क्षेत्र को समझना है, फॉरेन सेक्टर को समझना है। और ये हम समझेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में। राइट, और इसको हिंदी में बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें बड़े लेवल पे जाके हम इन सब टॉपिक्स की स्टडी करते हैं। तो हमने देखा हमारा पहला टॉपिक इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों में डिफरेंस को समझा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझा, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझने के बाद हमने देखा इनकी ब्रांचेस और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इन सबको हम खत्म करने के बाद फिर अपना दूसरा टॉपिक देखेंगे नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो
हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे देश में कितनी इनकम होती है और कितने सामानों का या कितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद देखेंगे जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और पर कैपिटा इनकम। और इसमें समझेंगे अलग अलग टाइप्स में कि अगर हमें जीडीपी दी हो और जीएनपी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें देखेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, एनएफआई, एनएफआईए को समझेंगे। और देखेंगे कि स्थिर कीमतों पर जीडीपी, जिसको हम रियल जीडीपी बोलेंगे, और करंट प्राइस पर या वर्तमान कीमतों पर हम जीडीपी की गणना करेंगे तो उसको नाम मात्र या नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। तो जीडीपी के टाइप देखना है, हमें प्राइस को समझना है कि फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है, और साथ में यह देखना है कि अगर हम जीडीपी की गणना करते हैं तो जीडीपी की गणना एक देश की सीमा के अंदर होती है या लोगों के द्वारा होती है। इन दोनों को कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय है, और इसमें हम देखेंगे इन सारे टॉपिक्स को और देखेंगे कि उत्पादन कहां पर हो रहा है, ये तय करेगा हमारा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उत्पादन कौन करता है उसको देखेंगे हम जीएनपी में। ये हमारा उत्पादन का एक नेशनल कॉन्सेप्ट होता है और जीडीपी एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट होता है। और इसको समझने के बाद हम समझेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो जब हमारे देश की राष्ट्रीय आय को हम अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें देखने को मिलती है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। और इससे हम अपनी अर्थव्यवस्था में किन चीजों को समझ सकते हैं कि हमारे देश में किन किन आर्थिक जो क्रियाएं हैं उनका क्या भूमिका होती है। जैसे आप देखोगे कि अगर हमारे देश में नेशनल इनकम ज्यादा है तो इससे हो सकता है कि हमारे देश का उत्पादन ज्यादा होता है, और उत्पादन ज्यादा होगा तो इसको हम मतलब समझ सकते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी कम होती होगी, और बेरोजगारी के कम होने से हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में गरीबी कम होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की संकल्पना को समझना है, ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है इसको समझना है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, ये तय करती है कि आपके देश में कितना उत्पादन होता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस को शो करता है। और जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट दिखाएगा कि हमारे देश में आर्थिक विकास कैसा है और किस मात्रा में वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है, नेशनल इनकम। और इससे जरूर सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या वनडे एग्जाम्स में एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे हो, नेशनल इनकम से सभी एग्जाम्स में टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा तीसरा टॉपिक है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, जिसको हम महंगाई के नाम से जानते हैं। तो महंगाई क्या होती है, महंगाई के कारण क्या है, और महंगाई से होने वाले प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे समाज पर और सभी वर्गों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं महंगाई से, उनको हमें समझना है। और इसमें हमें यह देखना है कि महंगाई या इन्फ्लेशन कितने प्रकार की होती है और इनको नापने के कितने इंडेक्स हैं। जैसे हम देखेंगे डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई, आईआईपी, और समझेंगे जीडीपी डिफ्लेटर को कि इन सभी से नापने में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अलग अलग प्रकार की सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इन सबको नापने से क्या होता है और महंगाई के होने से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझेंगे। कि दोस्तों जैसे महंगाई अगर बढ़ती है तो फिलिप्स कर्व बोलता है कि महंगाई के बढ़ने के साथ हमारे देश में बेरोजगारी दर कम होगी, और इसको हम फिलिप्स कर्व के नाम से जानते हैं, फिलिप्स वक्र के नाम से जानते हैं। तो महंगाई को समझना है और महंगाई में हमें देखना है कि इसके कारण क्या है, महंगाई होती क्या है, महंगाई के प्रकार क्या है, और प्रकार के साथ साथ हमें समझना है कि इन्फ्लेशन के प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। और साथ में यह देखना है कि इनको मापने के इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं, और मापने के इंडेक्स में हम देखेंगे डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के नाम से जानते हैं, और आईआईपी के नाम से जानते हैं जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन को शो करता है। और इसके बाद देखेंगे हम जीडीपी डिफ्लेटर या जिसको बोलते हैं जीडीपी अपस्थिकारक, और इसको समझेंगे। इनको समझने के बाद फिर हमारा चौथा टॉपिक होगा
मनी एवं बैंकिंग। और मनी एवं बैंकिंग में हम समझेंगे कि मुद्रा का विकास कैसे होता है, मुद्रा है क्या, और फिर मुद्रा के विकास से आज के टाइम पे टोकन मनी, करेंसी मनी और प्लास्टिक मनी की अवधारणा को समझेंगे, और साथ में देखेंगे डिजिटल करेंसी क्या होती है। और फिर उसके बाद हमें समझना है बैंकिंग गतिविधियों को कि बैंक क्या है, बैंक के क्या फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, और बैंकों के द्वारा निकाले गए उत्पाद क्या क्या होते हैं। हमारे देश में बैंकों की विकास की अवधारणा को समझना है कि हमारे देश में बैंकिंग का विकास कैसे हुआ। भारत में स्थापित होने वाली जो बैंकें हैं उनके अलग अलग स्थापना क्रम को समझना है। जैसे आरबीआई हमारी एक सेंट्रल बैंक है, और इस सेंट्रल बैंक की स्थापना होती है आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1935 में। ठीक है। और इसके बाद हम अपनी बड़ी बड़ी बैंकों की स्थापना को भी समझेंगे। जैसे आपने देखा कि हमारी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये 3 बैंकों के मर्जर से बनी हुई थी। तो हमें इन बैंकों की स्थापना क्रम या इनके विकास क्रम को समझना है, और इनके फंक्शन को समझना है कि बैंकों का प्राथमिक काम क्या होता है, द्वितीयक काम क्या होते हैं। और फिर हम देखेंगे आरबीआई और बैंकों के अंतर संबंधों को, जिसमें हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी के देखेंगे क्वांटिटेटिव जो तरीका होते हैं इनके, जिसमें बैंक रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझना है, एमएसएफ को समझना है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज को समझना है, एसडीएफ को समझना है, और साथ में ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझना है कि किस तरीके से आरबीआई हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है, कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करता है, और हमारे देश में सभी चीजों को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को समझना है बैंकिंग में, और आरबीआई को देखना है। इन सारे टॉपिक को देखने के बाद फिर हम समझेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हमारे देश में वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने हैं, जिसमें हम देखेंगे बैंकिंग संस्थाएं, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस, और फाइनेंशियल रेगुलेटर जो हमारे मार्केट को रेगुलेट करती हैं अलग अलग दृष्टिकोण से। जैसे बैंकिंग हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, और इस बैंकिंग मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है आरबीआई, और सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है हमारा सेबी। तो अलग अलग इंश्योरेंस मार्केट को हमारा रेगुलेट करने का काम करता है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और पेंशन क्षेत्र को पीएफआरडीए। तो अलग अलग हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनके प्रकारों को समझना है, और इनके होने से हमारे अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को समझेंगे, वित्तीय समावेशन को समझेंगे कि इन सभी का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। और ये वित्तीय समावेशन है क्या, इनको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इन टॉपिक्स को हम समझने के साथ साथ हमारा जो लेक्चर होगा उसमें लगभग 30 टू 40 मिनट्स के समथिंग थ्योरी होगी, और 10 से 15 मिनट हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके वो सारे कॉन्सेप्ट जो हमने 30 से 35 मिनट में पढ़े हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतर पाए, और आपके एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन सही हो पाए। ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा पूरा ये, और इसमें हम फिर देखेंगे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को, कि हमारे भारतीय वित्तीय बाजार कितने प्रकार के होते हैं, और इन बाजारों में देखेंगे मनी मार्केट, और मनी मार्केट के साथ कैपिटल मार्केट, और इन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मार्केट में कई बार क्या होता है, छोटे समय के लिए ट्रांजेक्शन होते हैं, और कई बार बड़े बड़े समय के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसी समय अवधि के आधार पर हम अपने वित्तीय बाजार को 2 प्रकार के बाजारों में बांट सकते हैं, एक मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार, जिसे मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। तो इन मार्केटों के प्रकारों को समझना है हमें अपने भारत में कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे पब्लिक फाइनेंस एंड बजट, और इसमें हमें समझना है कि हमारे देश में बजट लाना क्यों जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में भी इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की जाती है कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है कि हमारे
भारत में, हमारे देश में एक साल में कितने इनकम्स या कितनी रिसीप्ट्स होने वाली हैं, कितनी आय होने वाली है, और अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, और पैसा कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना है, वो हम समझेंगे बजट में। और बजट बजट में देखेंगे कि फिर जहां से हमारी इनकम्स होती है वो पैसा कम है, और जहां खर्चा होना है वो पैसा ज्यादा है, तो डेफिसिट की अवधारणा को समझेंगे कि घाटा क्या होता है, जिसमें देखेंगे राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, बजट घाटा या राजकोषीय घाटा को समझेंगे। राजकोषीय घाटा को समझने के बाद इसमें हम देखेंगे प्राथमिक घाटे को समझेंगे, प्राइमरी डेफिसिट को समझेंगे। तो इसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां से सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, और इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सीरीज को देखने के बाद आप अपनी इस इकोनॉमिक्स की सीरीज में एक महारत हासिल कर लेंगे दोस्तों। आपसे सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन बनने लगेंगे। बस आपको देर है कि ये पूरी सीरीज को कंप्लीट करना है एक बार, और इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद अपने इकोनॉमिक्स के या इंडियन इकोनॉमी के सारे सेट पेपर उठाओ और उनसे सारे क्वेश्चंस लगाओ, आपसे सभी के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त जिसे बोलते हैं, और बजट में देखेंगे फिस्कल पॉलिसी, सरकार की राजकोषीय नीति और इसके उद्देश्य क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है, और मौद्रिक नीति का उद्देश्य भी वही होता है जो सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। जैसे आरबीआई फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का, तो सरकार भी प्रयास करती है राजकोषीय नीति के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का या इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का। और सरकार भी प्रयास करती है कि महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सके, और आरबीआई भी प्रयास करती है कि महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सके। प्राइस स्टेबिलिटी की बात करती है, कीमत स्थिरता की बात करता है, तो सरकार राजकोषीय माध्यम के माध्यम से करेगा, और हमारा आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से वो सारे कॉन्सेप्ट को बढ़ाने का प्रयास करता है, और सरकार उन्हीं कॉन्सेप्ट को राजकोषीय नीति के माध्यम से बढ़ाने का काम करता है। और फिर हम देखेंगे इसमें एफआरबीएम एक्ट की हमें धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था में जो हमारे देश में घाटे हो रहे हैं, राजकोषीय घाटा हो रहा है या प्राथमिक घाटा हो रहा है, उस घाटे को हमें क्रमशः धीरे धीरे करके कम करना है। तो हम कम कैसे कर सकते हैं, तो उसको समझेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग में कि क्या क्या हमारे उपाय हैं हमारे देश में इन डेफिसिट को कम करने का। उसके बाद हम समझेंगे टैक्सेशन को, कराधान को। तो सबसे पहले हमें इसकी अवधारणा को समझना है कि टैक्स होता क्या है और टैक्स कितने प्रकार के हैं। टैक्स वसूल करना अनिवार्य क्यों होता है किसी देश में, और टैक्स से प्रभाव क्या पड़ता है। इन प्रभावों को समझने के बाद टैक्स के प्रकारों को पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और साथ में हम इसमें देखेंगे कि टैक्स को लगाने के प्रिंसिपल्स क्या है, टैक्सेशन के कि कराधान को हम लगाते क्यों हैं और किस प्रकार से लगाना चाहिए। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में कि हमारे भारत देश में टैक्स की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो प्रणाली को, टैक्सेशन सिस्टम को भी समझना है हमें इस टॉपिक में। और इसके बाद फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन और 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि आर्थिक नियोजन है क्या, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। कई सारे देशों ने बिना इकोनॉमिक प्लानिंग के अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाया, और कई सारे देशों ने एक आर्थिक नियोजन के माध्यम से अपने आगे की विकास की गति को आगे बढ़ाया। तो इन दोनों में अंतर क्या है और हमारे पंचवर्षीय योजनाएं क्या क्या है। तो 12 पंचवर्षीय योजनाओं को हमें पढ़ना है। इस योजनाओं में हमें देखना है कि हमारी ये पंचवर्षीय योजनाएं कब से शुरू होती हैं, ये योजनाओं का लक्ष्य क्या होता है और किस मॉडल पर ये आधारित होता है, इनको समझना है। और किस किस इंडस्ट्री की हमने किस सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया, किस पंचवर्षीय योजनाओं में, यहां से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, और जो हमारे पीवाई क्यू हैं, पहले के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे इस वाले टॉपिक में। और उसके बाद फिर हमें देखना है पॉवर्टी, गरीबी और बेरोजगारी को। तो गरीबी में हम देखेंगे गरीबी है क्या, गरीबी के प्रकार कितने हैं, गरीबी को नापने के माध्यम क्या है, इंडेक्स क्या है, और इसको गरीबी को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग समितियां बनाई गई, जैसे अलग समिति, लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। और हमारी आजादी के पहले भी कई सारी कमेटियां बनाई गई, कई सारे लोगों के द्वारा प्रयास किया गया गरीबी को नापने का। तो उन सारे टॉपिक्स को हम समझेंगे। और उसके बाद फिर हमें देखना है कि बेरोजगारी क्या है।
अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के बाद कितने प्रकार के ये होते हैं बेरोजगारी, जैसे आपने सुना होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, चक्रीय बेरोजगारी क्या है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। तो इन सारे टॉपिक को हम समझेंगे बेरोजगारी वाले टॉपिक में। और बेरोजगारी को नापने का काम कौन करता है, हम ये भी देखेंगे कि एनएसओ ये डेटा कैलकुलेट करता है और इसको पब्लिश करता है हमारे देश में बेरोजगारी को। और बेरोजगारी हमारे देश में किस कमी के कारण होती है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो बेरोजगारी कम करने के उपायों को भी हम साथ में पढ़ेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे डेटा को पब्लिश किया जाता है, किस प्रकार से बेरोजगारी को नापा जाता है, उसके फॉर्मूले को समझेंगे और जो क्वेश्चंस पूछे गए उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र। और हम देखेंगे इस विदेशी क्षेत्र में कि हमें अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को पूरा करने के लिए कुछ मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व की जरूरत होती है। फॉरेक्स रिजर्व के बिना हम किसी और दूसरे देश से ना तो इंपोर्ट कर सकते हैं और ना हम अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो विदेशी क्षेत्रों में हमें समझना है भुगतान संतुलन खाते को, चालू खाते को, और चालू खाते के अलावा पूंजी खाते को। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को समझेंगे, ट्रेड अकाउंट को समझेंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है इसको समझेंगे। और इसको समझने के बाद इसी चैप्टर में हमें समझना है कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या होता है, विनिमय दर क्या है, और विनिमय दर की प्रणाली कौन कौन सी होती है, इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। और फिर हमें समझना है अपने इसी टॉपिक में कि हम किसी दूसरे देश से अगर अपना कोई व्यापारिक समझौता करते हैं, कोई ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, तो वो ट्रेड एग्रीमेंट किस वजह से करना पड़ता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पीटीए या मुक्त व्यापार समझौता, जिसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और कई टाइप के हमारे ऐसे व्यापारिक समझौते होते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम अपने सभी वीडियो के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में वही क्वेश्चंस होंगे जो आपके पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस की। तो दोस्तों इस सीरीज में हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो भी इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से अपना तैयार कर पाए और अपने एग्जाम्स में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि सभी स्टूडेंट्स को किसी भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस उनसे सही हो पाए। तो दोस्तों बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने पहले इस टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, इनकी मूलभूत अवधारणाओं को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उत्पादन की प्रक्रियाओं को समझेंगे, उत्पादन के कारक को समझेंगे। और इसमें देखेंगे कि हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझेंगे। और इसको समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का एक पूरा ओवरव्यू था, हमारा पूरा सिलेबस था। और इस सिलेबस को हम लगभग 15 से 18 वीडियो के समथिंग पूरा इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।